डिप्लोमेटिक वो बता दो आप। हाँ ठीक है, चलो वो बता देता हूँ मैं आपको। चलिए वो वाला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी मोनिका बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है? अच्छा वैसे हैंड रेज है आपका, ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ जी प्रार्थना गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग, एंड ऑल द पीपल हैव जस्ट जॉइंड इन, जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, एंड एक बार फिर आपको मैं एक ब्रीफ रिकैप देता हूँ आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। गुड इवनिंग। और बेटा बता दिया करो, कोई चीज समझ नहीं आ रही ना तो बता दिया करो कि सर ये समझ नहीं आ रहा है या ये क्लियर नहीं है, सो वी कैन रिपीट दैट थिंग, नो इशू विद दैट, राइट। सो लेट मी कम बैक ओवर हियर, and before getting back just give me a minute. हाँ जी, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। 2 मिनट रुक जाओ, अगर नहीं दिख रही तो 2 मिनट में आपको दिख जाएगी, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी ठीक है। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि अब आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी, सेकंड, ठीक है, ऑलराइट। ओके, सो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इसको हम एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग अगेन। सो इसमें आपको क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे एक बार फिर समझ लेते हैं। अब एक चीज का आप यहाँ पे याद रखिए, जब भी आपके सामने हैप्लोडिप्लॉन्टिक टर्म आता है, याद रखिएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको गैमेटोफाइटिक स्टेज भी अच्छे से दिख रहा है और स्पोरोफाइटिक स्टेज भी आपको अच्छे से दिख रहा है। हैप्लो मतलब गैमेटोफाइटिक स्टेज, डिप्लो मतलब है ना स्पोरोफाइटिक स्टेज। सो बोथ द स्टेज आर वेरी क्लियरली सीन, राइट। आपको दोनों स्टेज काफी क्लियरली और अच्छे से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको आपका लाइक यू विल गेट टू सी योर गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑल्सो, आपको गैमेटोफाइट वाला स्टेज भी आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, एंड इवन आपको मिलेगा देखने के लिए आप यहाँ पे स्पोरोफाइटिक स्टेज। सो दोनों आपको मिलेंगे देखने के लिए और काफी क्लियरली और काफी अच्छे से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन से मेरे प्लांट होते हैं जिसके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज दोनों ही काफी अच्छे से देखने के लिए मिल जाते हैं। देन आपका आंसर यहाँ पे आएगा आपका टेडोफाइटा एंड ब्रायोफाइट। हाँ जी, आपको याद रखना है कि आपका टेडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स जो आपके होते हैं उनके अंदर आपको ये दोनों स्टेज काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और काफी अच्छा टाइम ये लोग स्पेंड भी कर लेते हैं, ठीक है। So it is an intermediate condition between the haplontic and a diplontic. Both gametophyte and sporophyte are multicellular and often free living. दोनों के दोनों यहाँ पे multicellular होते हैं और कई बार आपके free living भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना जब भी आपके सामने हैप्लोडिप्लॉन्टिक टर्म आता है, इतना याद रख सकते कि इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दोनों लाइफ स्टेज है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों ही आपको यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए मिलेंगे, राइट। और ये आपको जनरली देखने के लिए मिल सकता है आपके दो ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर, जो आपका होता है यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा आपका टेडोफाइट्स। तो ये दो चीजें, ये दो टर्म्स आपको हमेशा याद रखने हैं। दीज आर द टू टर्म्स, दे आर द टू प्लांट ग्रुप व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, बट दे हैव अ डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस। दोनों के अंदर डोमिनेंट फेज अलग होगा लेकिन दोनों ही स्टेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइटिक। बिल्कुल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बिल्कुल सही। डोमिनेंट स्टेज आपका ब्रायोफाइट में रहेगा आपका गैमेटोफाइट, और आपका जो टेडोफाइट होता है उसमें जो डोमिनेंट स्टेज आपका रहेगा वो कौन सा होगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। बिल्कुल सही, इट इज गोइंग टू बी अ स्पोरोफाइट, ठीक है। तो याद रखना इवन दो इनके अंदर डोमिनेंट फेज अलग होगा लेकिन आपको दोनों ही स्टेज आपको या फेज दोनों ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द
हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो बेसिकली हैप्लोडिप्लॉइडिक एंड डिप्लोहैप्लॉइडिक एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे जनरली हम हैप्लोडिप्लॉइडिक टर्म यूज करते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स के लिए, क्योंकि उसमें हैप्लो पहले आ रहा है, राइट, और मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइटिक होती है इसलिए। डिप्लोहैप्लॉइडिक हम जनरली यूज करते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर डिप्लो पहले आ रहा है, क्योंकि स्पोरोफाइट आपकी मेन प्लांट बॉडी होती है इसलिए। दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। सो दैट इज योर हैप्लोडिप्लॉइडिक या डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। दोनों सेम ही है, दोनों टर्म्स को ये कोई बहुत अलग मतलब नहीं है। याद ये रखना है कि इसके अंदर मेरे आएंगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, और इन लाइफ साइकिल के अंदर आप काफी क्लियरली आपको गैमेटोफाइटिक स्टेज भी मिलता है और स्पोरोफाइटिक स्टेज भी मिलता है। दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं और कई बार दोनों इंडिपेंडेंट भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। क्या सलम कुमारी और बाकी सबको ये वाले पॉइंट यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, यस सर। याद रखिएगा ये सब। और मैं वापस कह रहा हूँ, कोई चीज समझ नहीं आती तो बोल दिया करो, जस्ट लेट मी नो दैट, ठीक है, सो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। सो डिप्लॉइडिक याद रखना, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ही आते हैं इसके अंदर। इसमें मेन स्टेज जो है आपका वो स्पोरोफाइटिक है, और जो गैमेटोफाइट है वो ज्यादा कम ड्यूरेशन के लिए आपको देखने के लिए मिलता है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए देखने के लिए नहीं मिलता, पहली चीज। दूसरी चीज, गैमेटोफाइट यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता। डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के अंदर याद रखना, गैमेटोफाइट जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है और वहां से वो नरिशमेंट लेता है। तो वो अगर बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड देम हैपनिंग इन माय जिम्नोस्पर्म्स एंड योर एंजियोस्पर्म्स। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। और हैप्लॉइडिक के अंदर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए कि आपका मेजर पार्ट है लाइफ का आप स्पेंड करते हो एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। मेजर लाइफ आप स्पेंड कर रहे हो यहाँ पे एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी, एज अ गैमेटोफाइट। जो मिलेगा आपको देखने के लिए एल्गे के अंदर, एल्गे में दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन, राइट। और जो स्पोरोफाइट तो यहाँ पे बनेगा नहीं, बट जायगोट बनेगा, और जो जायगोट होता है वही आपका एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वहां पे आपका बनता है। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि जायगोट जब बनता है एल्गी के अंदर, जब एल्गी के अंदर जायगोट बनता है तो उसके बाद क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस होता है, मियोसिस। बिल्कुल सही, डायरेक्टली वहां पे फिर होता है मियोसिस, और उसके बाद आपके बनेंगे यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, ठीक है। तो ये होता है आपका हैप्लॉइडिक, जिसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे विल कम अंडर द हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। नाउ आफ्टर दिस, चलिए ये तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें ध्यान से देख के करना पड़ेगा। चलिए सब लोग मिलकर करते हैं। Which of the following statement with respect to gymnosperms and angiosperms are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। क्या ये सही है या गलत है? बताइए मुझे। सर गलत है। सर रॉन्ग। आप लोग फॉल्स कह रहे हो इसे। अब जो लोग इसे फॉल्स कह रहे हैं वो लोग फॉल्स क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन है। राइट, डबल फर्टिलाइजेशन जो मेरा होता है वो बेसिकली मुझे मिलेगा होते हुए इन योर एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये होते हुए आपको मिलेगा, नॉट इन योर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। इसलिए ये बात हो जाती है यहाँ पे गलत, दैट्स विल बी रॉन्ग। ये आपको मिलता है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में आपको नहीं मिलता। पहला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, एंजियोस्पर्म रेंज इन अ साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्री लाइक सिकोया। क्या ये स्टेटमेंट मेरा सही या गलत है? सर सर फॉल्स। गलत है। फॉल्स है। फॉल्स। सर ये आपने सर जिम्नोस्पर्म के हैं। अच्छा, वुल्फिया भी जिम्नोस्पर्म का है? सर बुल्फिया एंजियोस्पर्म का है, बट जिम्नोस्पर्म का है। ठीक है, ये बात आपने सोली। सिकोया जो आपका है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली बिलोंगिंग टू अ जिम्नोस्पर्म, राइट। ये आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी मेरा हो जाता है यहाँ पे गलत। सही भी मेरा यहाँ पे जगह गलत, ये बात भी आपने सही बोली, ठीक है। देन स्टेटमेंट 3, इन जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड। ये सही है गलत है? सर सही है। ये सही है, राइट है। ये बात आपकी सही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल आपको बनाता है सीड। सो अज्यूम दैट ये आपका यहाँ पे है आपका, लेट्स से दिस इज अ ओव्यूल, और ओव्यूल के आसपास आपको कवरिंग नहीं मिलती, और ओव्यूल आपका बनाता है इनटू योर सीड। तो याद रखना, सीड के आसपास आपको कवरिंग नहीं मिलती, इट इज नॉट कवर्ड। सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। देन स्टेटमेंट 4, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट
हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। बताइए सही है गलत है? गलत है सर। सर गलत है। गलत है। ठीक है, आप कह रहे हो कि फॉल्स है, दैट्स राइट, इट विल बी फॉल्स। आपको इंडिपेंडेंट लाइफ आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए गैमेटोफाइट का इन जिम्नोस्पर्म्स, ना ही एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इन दैट केस कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन बी। बी बेटा, बी। ओनली थ्री वाला जो स्टेटमेंट है वही आपका यहाँ पे है सही, बाकी तीनों आपके यहाँ पे गलत है। 1 भी गलत है, 2 भी गलत है और 4 भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बन जाता है एज अ राइट आंसर। सो ओनली थ्री ओनली इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट ओवर देयर। सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, इट्स लाइक काइंड ऑफ वार्म अप आपको कर दिया मैंने कि क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिए, मैच द फॉलोइंग है, सिंपल सा है, बताइए मुझे क्या लग रहा है इसके अंदर क्या आंसर बन सकता है। देखिए 2 मिनट ध्यान से देखिए, ट्राई टू आंसर दिस। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है सर कोई। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी। सब लोग ठीक, ऑप्शन बी। ऑल ऑफ यू सेइंग इट। ठीक है, चलिए देखते हैं। एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ऑलराइट ठीक है बेटा। एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ए का मेरे हिसाब से आएगा ब्रायोफाइट, राइट। देन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन लिवरवुड्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका बी का मेरा आएगा मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1। जी। गलत है क्या? गैमेट। ऑप्शन 4 सर गलत। गलत गलत है। है। 4 के साथ आएगा। गेम आएगा बेटा, गेम आएगा, यस। बी के साथ मेरा 4 आएगा, बी के साथ मेरा 4 आएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन लिवरवुड्स जो आपके होते हैं जिन्हें हम गेमा कहते हैं, वो आपके साथ यहाँ पे 4th आएगा, ठीक है। देन मोनोकॉट एंड डाइकॉट आपका आएगा विद योर एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंड प्लांट व्हिच हैज अ कैपिलरी टू होल्ड वाटर, वो आपका आएगा स्पैग्नम, दैट इज स्पैग्नम ओवर हियर, राइट। सो यस, इन दैट केस यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाता है आपका यहाँ पे एज अ ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये स्पैग्नम जो है इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या होगा? कमर्शियल इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है बताइए स्पैग्नम का। अरे क्या हो गया? अगर ये पानी को होल्ड करके रख सकता है तो इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? हमने बोला था ना, ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर सकता है, कुछ याद आ रहा है? क्लास, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है यहाँ पे? यस सर। आपको इसका रोल नहीं आता स्पैग्नम का? स्पैग्नम को हम क्यों यूज कर देते हैं? इकोनॉमिकल में इसका क्या फायदा होता है? प्लांट्स को कहीं से लेके आने के लिए। हाँ, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे यूज किया जाता है, एक तो ये हमने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको प्लांट्स को कहीं दूर से यहाँ पे पहुंचाना है तो उसको प्लांट को आप इसके साथ रैप करके आप भिजवा सकते हो। एक तो ये हो गया, एक और हमने बोला था, वो क्या था? मैं आपको हिंट देता हूँ, कार। अब बताओ। नहीं याद आ रहा? हाँ जी बोलिए। स्पैग्नम में से हमें एक चीज मिलती है, इसको हम बोलते हैं पीट। हमें एक चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं पीट, और पीट जो आपका होता है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। फ्यूल। यस सर। अब याद आया थोड़ा। ये जो फ्यूल को हम एज हमने बोला था कि कार में भी फ्यूचर में यूज किया जाएगा एज अ बायोफ्यूल, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे नहीं भूल सकते, ऐसे याद रखना पड़ेगा इन सब चीजों को, ठीक है। ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स कंपेयर टू अदर प्लांट इज दैट, एक यूनिक फीचर ब्रायोफाइट्स का कंपेयर टू अदर प्लांट इज गोइंग टू बी व्हाट? बताइए। A unique feature of bryophyte compared to other plants. ABCD क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? क्या है यूनिक? ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल सही। The sporophyte is attached to the gametophyte. ये आपको इसके अंदर मिलेगा जो आपको दूसरों के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलता। So sporophyte is attached to gametophyte is something you'll get to see over here. और वो sporophyte आपका हो सकता है आपका पैरासाइटिक, दैट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक, ये बात भी हमने देखी थी।
स्पोरोफाइट आपके यहाँ पे जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे पैरासाइटिक। नाउ फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज ऑफ, फ्रूट्स जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं बनते? जल्दी आंसर बताइए इसका, जल्दी से। सर डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ओवरी, ओवरी नहीं होती इसलिए यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज द नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लैजेला इन रोडोफाइसिया? क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है? नहीं याद आ रहा, ये हमने किया था, ये तो असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चन मिला था अगर आपको याद हो तो। सर फ्लैजेला डी। ऑप्शन डी। एब्सेंट, बिल्कुल। रोडोफाइसिया में, रेड एल्गे में, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। रोडोफाइसिया में, रेड एल्गे में आपको कभी भी फ्लैजेला देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यू विल नेवर फाइंड फ्लैजेला इन देम। सो दैट इज द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही, ठीक है। इन ब्रायोफाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज डैश एंड डैश। क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर क्या आएगा? ये भी जल्दी बताइए एकदम फटाफट। ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन सी। मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ बोलेंगे एज एंथ्रीडिया एंड फीमेल को हम बोलेंगे यहाँ पे एज आर्चिगोनिया। हो जाएगा टर्म। ऐसे क्वेश्चन नीट में आए तो जल्दी से आंसर करके आगे बढ़ जाना, लाइक, एंड प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ओके, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनेमल एंड अ लीफी स्टेज। क्या ये सही है या गलत है? सर गलत है। गलत है। सर गलत है। गलत है। ठीक है, और आपने ऐसा क्यों बोला ये गलत है? क्योंकि हमें लीफी और प्रोटोनेमल स्टेज ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं, वेरी गुड। हम क्योंकि प्रोटोनेमल स्टेज एंड लीफी स्टेज हमें मिलेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर। क्या आप में से कोई बता सकता है ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन से ग्रुप में हमें ये देखने के लिए मिलते हैं? मॉसिस। राइट राइट, बिल्कुल सही। यस, मॉसिस के अंदर मुझे ये दोनों स्टेज मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं, बिल्कुल सही। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। क्या ये सही है गलत है? गलत है। ये तो false है, बिल्कुल सही। देन एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। क्या ये सही है गलत है? ये भी मेरा फॉल्स है, क्योंकि अगर आप वो एनसाइड का अगर पिक्चर देखोगे या याद करोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको लिवर वोट्स में देखने के लिए मिलते हैं, याद रखना। योर एंथ्रियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स जो आपका होता है वो एक लंबा सा स्टॉक बना होता है, लंबा सा स्ट्रक्चर बना होता है, और ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर लिवर वोट्स। दे कैन बी सीन इन योर लिवर वोट्स, ठीक है। यू डोंट फाइंड देम इन द टेरिडोफाइट्स। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल, ये यहाँ आपका सही है, राइट, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज उन्हें ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, प्लांट किंगडम खत्म होता है। अब देखिए आपके एंड से आपको इस चैप्टर को समझना है। यू हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको ज्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व करने होंगे एंड यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन दैट। मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा आज रात को जिसमें ओवरऑल 90 क्वेश्चंस होंगे। आप उसको अपने जब भी आपको जैसे टाइम मिले उस हिसाब से उसे सॉल्व करिए एंड चेक कर लीजिएगा। उसका आंसर की भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड देन प्लीज चेक कि आपको कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्लीज डू दैट। सो इनमें से कुछ क्वेश्चन उसमें से ही थे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है, बट प्लीज सॉल्व करिए उन्हें अपना टाइम निकाल के, सो दैट यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो यहाँ पे आपका प्लांट किंगडम खत्म होता है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर of a new topic, and that is going to be your एनिमल किंगडम। बिल्कुल सही, अब हम हमारा एनिमल किंगडम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स वेट अ मिनट। ऑलराइट, क्या सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया।
ठीक है, एनिमल किंगडम के हम जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे हम देखेंगे। अभी जो ये हमारा किंगडम है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग लाइक एनिमल्स को समझेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, उनके फाइलम्स को हम देखेंगे एंड उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं हर एक फाइलम के, वो हम यहाँ पे देखे उन्हें समझेंगे ध्यान से। एनिमल किंगडम समझना कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि कई सारे एनिमल्स को तो आपने देखा होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी कॉमन टू यू, इधर आपने उन्हें टीवी पे देखा होता है या फिर उन्हें अपनी रियल लाइफ में देखा होता है, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स स्लाइटली इजियर टू रिमेंबर देम, राइट। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फाइलर थोड़े ज्यादा होते हैं, प्लांट में इतने ज्यादा नहीं होते, बट एनिमल किंगडम के तो फाइलर थोड़े ज्यादा होते हैं, बट स्टिल इवन दो नंबर ऑफ फाइलम यहाँ पे आपके ज्यादा रहेंगे, आपको उन्हें समझने में या याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगेन इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर ऑल माय एनिमल्स। सो किंगडम एनिमलिया में हम देखते हैं हमें क्या क्या देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि इसके अंदर आपके कई सारे फाइलम आएंगे, ये आपका किंगडम है, और किंगडम के बाद जो नेक्स्ट आपका ग्रुप आता है दैट इज गोइंग टू बी योर फाइलम, या जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपकी आती है दैट इज योर फाइलम। तो इसमें आपको कई सारे फाइलम देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी देम, ठीक है। तो ये है मेरे सारे के सारे फाइलम जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ को आप इग्नोर करिए, ये एनिमल किंगडम में नहीं आता, ये पहले के टाइम पे डाला किया जाता था, बट इसको हम इग्नोर करेंगे, ये आपका आता है प्रोटिस्टा के अंदर, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर। सो आई विल जस्ट राइट IG ओवर हियर, दैट विल बी इग्नोर करना है। सो विल स्टार्ट विद द पोरिफेरा, देन सो हम एक लाइक इवोल्यूशन के हिसाब से जो सबसे ज्यादा पुराना है, राइट, या जो लेस कॉम्प्लेक्स है वहां से चालू करेंगे और एंड में हम पहुंचेंगे हमारे कॉर्डेटा तक, राइट। हम लोग पोरिफेरा से चालू करेंगे और हमारी पूरी स्टोरी खत्म होते होते हम लोग हमारे कॉर्डेट्स पे आएंगे, जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं। सो वी ऑल आल्सो फॉल अंडर द कॉर्डेट्स एंड वी हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स। यहाँ पे हमें इनके एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, जो हम टाइम के साथ साथ स्लोली हम उन सबको याद करेंगे। सो वी हैव अ पोरिफेरा, देन वी हैव अ सिलेंट्रेटा। मैं आपको है ना आज थोड़ा सा आइडिया दूंगा इनमें किस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे। अगर मैं पोरिफेरा की बात करता हूँ तो याद रखना उसके अंदर आपके स्पॉन्जीज आ सकते हैं, स्पॉन्जीज आप याद रख सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि इसके अंदर आपके ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स आएंगे या ऐसे एनिमल्स आएंगे जो पानी में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू बी मराइन। याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द पोरिफेरा आर गोइंग टू बी मराइन, सो हम कह सकते हैं कि मेनी ऑफ देम राइट आर गोइंग टू बी मराइन। कुछ होते हैं जो आपके फ्रेश वाटर में आपको मिल सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी मराइन। देन आपका दूसरा ग्रुप है आपका यहाँ पे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर आपको मिल सकता है देखने के लिए आपका हाइड्रा एंड जेलीफिश। जेलीफिश तो सबने देखी है ना, जेलीफिश कैसी होती है? यस सर। राइट। और आपको ये स्कूल में भी अगर आप लैब में एक्सेस करते हो तो वहां पे भी आपको रखी होगी उन लोगों ने शायद से। सो हाइड्रा एंड जेलीफिश बोथ कम अंडर द सिलेंट्रेटा, राइट। देन टिनोफोरा आपका यहाँ पे ग्रुप है जो शायद आपने देखा ना हो, जिसके अंदर आपका आएगा प्लूरोब्रैंकी, आपका जाता है टिनोप्लान आता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टिनोफोरा जब भी आपके सामने नाम आए याद रखना ये लोग शो कर सकते हैं आपका यहाँ पे बायोलुमिनेंस, दे कैन शो बायोलुमिनेंस। अब बायोलुमिनेंस क्या आप मुझे बता सकते हो कौन शो करता था? सर नोक्टुलिका। नोक्टुलिका शो करता था, बिल्कुल सही, प्रोटिस्टा के अंदर नोक्टुलिका शो करता था। तो एनिमल किंगडम में आपका टिनोफोरा जो मेरा यहाँ पे फाइलम होगा उसके अंदर आपको बायोलुमिनेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव द प्लेटीहेलमिंथस जिसमें आपके सारे फ्लैट वर्म आएंगे, इसमें सारे के सारे आपके आते हैं यहाँ पे फ्लैट फॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर ऑल गोइंग टू ईट फ्लैट फॉर्म ओवर हियर। एस्केलेमेंथिस में सारे आपके आएंगे यहाँ पे राउंड वर्म्स, राइट, जिनको हम अगेन अलग से देखेंगे। फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, दे आर नोन टू कॉज नंबर ऑफ डिजीज, ठीक है। देन यू हैव एनिलिडा जिसमें आपका आता है फार्मर्स फ्रेंड अर्थवर्म, जिसको आप जानते हो। इवन लीच को भी आप जानते हो, लीच आपका एक्टोपैरासाइट होता है, ठीक है। सो लीच आप जानते हो, अर्थवर्म आप जानते हो, दे विल कम अंडर दिस। देन आर्थ्रोपोडा, ये जो मेरा फाइलम है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपको इसके अंदर सारे इंसेक्ट आएंगे, स्कॉर्पियंस आएंगे, राइट। इवन आर्थ्रोपोडा के अंदर इवन आपको मिलेंगे आपके क्रैब्स, प्रॉन्स। किसी ने क्रैब देखा है कभी? हाँ बेटा बोलिए बोलिए बोलिए, आप एग्जाम्पल बता रहे थे, और कुछ एग्जाम्पल बताइए। क्रैब, प्रॉन, हाँ वो तो इंसेक्ट तो सारे के सारे आएंगे, इंसेक्ट तो सारे के सारे मेरे आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे, वो तो आना ही है। और जो पानी में रहते हैं वो भी आपके आएंगे, जैसे क्रैब हो गया, क्रैब बेसिकली एक केकड़े को हम क्रैब बोलते हैं, हिंदी में उसे केकड़ा बोलते हैं। प्रॉन, देन यू हैव समथिंग लाइक योर लॉबस्टर, ये सारे पानी में आपको मिलेंगे। सो दे ऑल कम अंडर। कैंसर इज अ जीनस ऑफ योर क्रैब, कैंसर इज अ जीनस ऑफ योर
क्रैब, सो क्रैब हमारा उसके अंदर आ गया। देन आप कह सकते हो स्पाइडर, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, वो भी इसके अंदर आएंगे, राइट। सो ऑल दोस थिंग विल कम अंडर द आर्थ्रोपोडा। मोलस्का की अगर हम बात करें तो मोलस्का में एक बहुत बढ़िया एनिमल आपका आता है जिसे हम कहते हैं स्नेल। स्नेल भी आपने घर के आसपास देखा होगा, स्नेल आपके घर के आसपास राइट। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी आपका इसके अंदर आता है, वो आपने टीवी पे देखा होगा, घर के आसपास तो आपको कभी मिलेगा नहीं, बट ऑक्टोपस इज समथिंग व्हिच विल आल्सो कम अंडर द मोलस्कन्स। एकाइनोडर्मेटा, ये टर्म का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, एकाइनोडर्मेटा का मतलब समझाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो डर्माटा जब यहाँ पे टर्म आता है तो तुम्हें स्किन मतलब याद रखना, स्किन यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे होता है स्किन, ठीक है। सो दैट इज समथिंग नाउ यू नो, स्किन स्पेशलिस्ट तुम्हें काफी क्लियरली मालूम है, डर्मेटोलॉजिस्ट। सो यहाँ पे एक डर्माटा करके मेरा टर्म आ रहा है। एकाइनो का मतलब होता है, सो डर्मेटा का मतलब होता है यहाँ पे होता है स्किन, और एकाइना का मतलब होता है यहाँ पे स्पाइनी। एकाइना का मतलब यहाँ पे होता है स्पाइनी, मतलब स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स। अब स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स मतलब जैसे तुम्हारी स्टारफिश है, तो स्टारफिश के ऊपर कई बार देखोगे तो उस पर कई सारे स्पाइन बने हुए होते हैं, तो उसके स्किन के ऊपर कई सारे ऐसे स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, और ये आपको हर एक एकाइनोडर्मेटा में देखने के लिए मिलेगा। सो हर एक नाम का एक पर्टिकुलर लैटिन मतलब होता है। एकाइनोडर्मेटा का थोड़ा इजी है इसलिए हम उसे बात कर रहे हैं। सो एकाइनोडर्मेटा का याद रखना, स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके यहाँ पे स्टारफिश, वो भी हम लोग सिर्फ उसे ओशन में देख सकते हैं या टीवी पे देख सकते हैं, वैसे तो हमें कहीं पे देखने के लिए नहीं मिल सकता। दैट इज एकाइनोडर्मेटा। देन यू हैव अ हेमिकॉर्डेटा, इसमें आपका आएगा बेलेनोग्लॉसिस, ये हम बाद में देखेंगे इसका कैसे दिखता है, क्या है वो। एंड देन यू हैव द कॉर्डेट जिसमें बहुत कुछ आता है, फिश, स्नेक, बर्ड्स, मंकी, बहुत कुछ आएगा इसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। चलिए अब एक एक करके चीजों को हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बात को समझिए, अज्यूम करिए कि आप एक जूलॉजिस्ट हैं और आप कोई पानी के पास में जाते हो, आप किसी नदी के किनारे पे आप घूम रहे हो और आपके सामने एक एनिमल आ गया, या आपको कोई पानी में एक छोटा सा एनिमल आपको दिखता है। अब जब आप उस एनिमल को देखते हो आपको मालूम नहीं है कि वो एनिमल क्या है, यू डोंट नो व्हाट दैट एनिमल इज। क्या वो मेरा एक स्पॉन्जी है, क्या वो मेरा कोई फ्लैट वर्म है, क्या वो निमेटोडा है, आपको कुछ नहीं मालूम, राइट। तो आप उसे क्लासिफाई करोगे, यू हैव टू पुट देम इनटू राइट कैटेगरी। तुम्हारा काम है कि तुम्हें से सही कैटेगरी में उसे प्लेस करना है। तो सही कैटेगरी में प्लेस करने के लिए आप कौन से क्राइटेरिया फॉलो करते हो वो यहाँ पे देके रखे हैं। तो एज अ जूलॉजिस्ट आप इनके बेसिस पे, ये सब मेरे क्राइटेरिया है, दीज आर द क्राइटेरियाज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई अंडरटेक द क्लासिफिकेशन। उनके बेसिस पे मैं अपना क्लासिफिकेशन यहाँ पे करूंगा। तो पहला आपका यहाँ पे है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि आपके सेल्स किस तरीके से वहां पे अरेंज है, राइट। क्या आपका जो एनिमल है वो उसके अंदर आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रहा है, इज इट अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या एनिमल के अंदर मुझे वहां पे मिल रहा है देखने के लिए, ऑर्गन मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। आप देखते हो कि वहां पे सेल्स किस तरीके से आपके वहां पे है, ऑर्गन सिस्टम है या नहीं है, सेल्यूलर सिस्टम है या नहीं है। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी। हम इसे आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसे सेपरेटली हम इसे देखेंगे। देन यू हैव बॉडी सिमेट्री, एक और ये टर्म होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। नेचर ऑफ सीलोम, अगेन विल सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या सिस्टम आपका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ओपन है या क्लोज है, राइट। एंड देन यू हैव द सेगमेंटेशन। तो ये कुछ मेरे क्राइटेरिया हैं, सारे के सारे नहीं बट मेरे कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे मैं अपने एनिमल्स को क्लासिफाई करूंगा। अगर मैं कोई नया एनिमल डिस्कवर करता हूं तो मुझे इन क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा जस्ट टू क्लासिफाई द एनिमल कि कौन से ग्रुप पे बिलोंग करता है। दैट इज समथिंग विल सी। एक और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ समथिंग लाइक योर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड टर्म आपने सुना है, नोटोकॉर्ड टर्म इज समथिंग यू हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर। क्या कोई मुझे बताएगा कि नोटोकॉर्ड हमारे अंदर किस में कन्वर्ट होता है? वर्टिकल कॉलम। बहुत सही, नोटोकॉर्ड विल कन्वर्ट टू द वर्टिकल कॉलम, बिल्कुल सही। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग। सो ये भी आप एक बार नोटिस कर दो कि नोटोकॉर्ड है भी या नहीं एनिमल के अंदर। दैट इज आल्सो समथिंग यू सी, राइट। तो चलिए एक एक करके हम टर्म्स को समझते हैं। सो पहले हम समझेंगे हमारा पहला क्राइटेरिया, दैट इज माय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका नाम है यहाँ पे मेरा
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक आपका होता है लेवल जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझिए कोई एनिमल है, उस एनिमल के अंदर आपको कई सारे आपको सेल्स दिख रहे हैं, लेकिन वो सेल्स टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपको एक एनिमल के अंदर सेल्स तो आपको दिख रहे हैं, बट दो सेल्स आर नॉट बिहेविंग लाइक अ टिश्यू। जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं एक टिश्यू की डेफिनेशन, तो वो सिंपल सी होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ये आपकी एक डेफिनेशन होती है आपके टिश्यू की। बट अगर आपको सेल्स दिख रहे हैं, बट सेल्स आपके टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सारे एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, राइट, दे आर नॉट परफॉर्मिंग कलेक्टिवली, इंडिविजुअली वो लोग काम कर रहे हैं, देन याद रखना सच एनिमल विल हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पे ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपका स्पॉन्जिस के अंदर। स्पॉन्जिस के अंदर आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा। तो स्पॉन्जिस के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया था, स्पॉन्जिस आपको मिलते हैं, इट विल कम अंडर द फाइलम पोरिफेरा, और ये जो मेरे यहाँ पे फाइलम होगा, ये मुझे जनरली कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? मैराइन। Marine water. Normally, mostly they have to be marine. याद रखना, they are mostly going to be marine. तो याद रखना इनके अंदर मुझे टिश्यू देखने के लिए कभी मिलेगा नहीं, इनके अंदर मुझे मिलेगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर सेल्स मेरे लूजली अरेंज्ड होंगे, राइट, और वो अपना वहां पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, दे डू नॉट कम टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू। तो यहाँ पे आपको टिश्यू फॉर्मेशन आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता। अब अच्छी बात क्या है कि ये ग्रुप के अंदर या इस लेवल के अंदर सिर्फ आपको आपका पोरिफेरा ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको पोरिफेरा में ही देखने के लिए मिलता है, तो एक ही अच्छी बात है। देन नेक्स्ट है मेरे यहाँ पे टिश्यू लेवल का। सो सिंपली इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेरे कई सारे सेल्स इकट्ठा होंगे एंड दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, और उसे हम बोलते हैं टिश्यू। जब मेरे 4-5 सेल इकट्ठा होते हैं, व्हेन आई सी माय 4-5 सेल्स कमिंग टुगेदर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, देन यू कॉल देम एज अ टिश्यू। तो यहाँ पे आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो अज्यूम दैट दीज आर माय टिश्यू, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार टिश्यू कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, देन यू विल टेल देम 2 फाइलम्स, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ये जो दो मेरे फाइलम है, इनके अंदर मुझे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स आज की डेट में अगर मैं आपके हाथ में जेलीफिश दे दूं, अगर मैं आपके हाथ में जेलीफिश रख दूं और आपको बोलूं कि बताओ इसके अंदर मुझे ऑर्गन मिलेगा क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, आपको इसमें ऑर्गन देखने के लिए कोई मिलेगा नहीं। इसके अंदर सिर्फ आपको टिश्यूज देखने के लिए आपको मिलेंगे। कई सारे टिश्यू आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जो अपना काम यहाँ पे कर रहे होंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, क्योंकि आप जानते हो सिलेंट्रेटा के अंदर आपका आती है जेलीफिश। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल कम अंडर द सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में मेरी यहाँ पे जेलीफिश आएगी, और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था यहाँ पे, दैट वाज योर हाइड्रा। हाइड्रा भी आपको एक एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, और भी एग्जांपल होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। देन यू हैव अ टिनोफोरा। टिनोफोरा के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, दैट दे आर द वन व्हिच कैन शो द बायोल्यूमिनेंस। इनके अंदर भी आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये जो मेरा ग्रुप है, दोनों जो मेरे यहाँ पे ग्रुप होते हैं, इन दोनों के अंदर आई विल गेट टू सी द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यूज। तो ये दो ग्रुप आपको यहाँ पे याद रखने हैं, टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, देन यू हैव नेक्स्ट ऑर्गन लेवल। कई बार क्या होता है कि कई सारे आपके टिश्यू इकट्ठा होते हैं सम टाइम, राइट, जैसे ये हो गया मेरा टिश्यू 1, ये हो गया मेरा यहाँ पे टिश्यू 2, ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पे टिश्यू 3, राइट, ये सारे मेरे होंगे यहाँ पे इकट्ठा। ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर एंड दे विल बिहेव लाइक ऑर्गन। ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर, सब इकट्ठा होंगे एंड विल स्टार्ट वर्किंग एज अ ऑर्गन। अब ये ऑर्गन वाला जो आपका सिस्टम है, या ऑर्गन आपको जो देखने के लिए मिलेंगे, वो मिल सकता है आपको प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर। ये मिलेंगे आपको देखने के लिए इनसाइड द प्लेटीहेलमिंथिस, जो होते हैं आपके यहाँ पे फ्लैटफॉर्म्स, विच आर कॉल्ड एज योर प्लेटफॉर्म्स।
याद रखना फ्लैट फॉर्म्स जो आपके होते हैं यहाँ पे यू कॉल हिम एज अ प्लेटीहेलमिन्थस। ये बात आपको यहाँ पे दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो इसमें मिलेगा मुझे देखने के लिए मेरा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें मुझे ऑर्गन देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक है मेरा यहाँ पे ऑर्गन लेवल, दूसरा मेरा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये टर्म बताने के पहले मुझे बताओ क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही है आप सबको? Yes, sir. बाकी लोग सबको समझ आ रहे हैं यहाँ पे ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल एंड योर सेलुलर लेवल, क्या यहाँ तक ये तीनों टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी द ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब दोनों में फर्क क्या होता है, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम में फर्क यहाँ पे क्या होता है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। देखिए सी व्हाट विल हैपन हियर ना, समझिए आपके पास दो तीन ऑर्गन है, लेट्स से चलिए हमारी बात करते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट अस। अगर हम हमारी बात करें यहाँ पे, so let's say we have a heart, that is one organ, we have a brain, that is also one of the organ, we have a kidney। अब ये चीज याद रखिए कि हमारे अंदर हमारा हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, और ये जो सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है कि हार्ट अपना अलग से काम कर रहा है, इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहा है, ब्रेन अपना अलग तरीके से काम कर रहा है, अलग होके सबसे काम कर रहा है, किडनी अलग होके काम कर रही है, वैसा नहीं है। दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेशन, सो ऑल द ऑर्गन्स दे कोऑर्डिनेट एंड दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ये जो मेरा एक यहाँ पे ऑर्गन होगा, देन आई हैव अ ब्रेन। देखिए ब्रेन रेगुलेट करता है आपके हार्ट के बीट को, कई बार अगर आपको हार्ट के बीट को बढ़ाना हो तो ब्रेन आपकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके सामने भालू आ गया, तो भालू आने के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, तो ब्रेन ही आपको सिग्नल सेंड करता है कि अब हार्ट बीट बढ़ाने का टाइम आ चुका है, राइट। उसी तरीके से किडनी भी आपकी ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में काम करती है, कितना यूरिन बनाना है कितना नहीं बनाना वो भी आपका ब्रेन उसे रेगुलेट करता है। सो दिस ऑल ऑर्गन्स, अलग अलग मेरे ऑर्गन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, दे वर्क इन coordination, they work together in coordination, they are going to work together in coordination, and such condition, अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है then you called as a organ system level of organization। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a organ system level of your organization, और ये आपको सारे हायर एनिमल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली देखा जाए ना तो आपका ये है आपका फ्लैट फॉर्म, ये है आपका यहाँ पे फ्लैट फॉर्म। फ्लैट फॉर्म के बाद जो दूसरा वॉर्म आपका यहाँ पे आता है दैट इज अ राउंड वॉर्म, ठीक है। तो ये जो आपका ऑर्गन लेवल है आपका यहाँ पे, ये आपको मिलेगा देखने के लिए राउंड वॉर्म से लेके आपके कॉर्डेटा तक, राउंड वॉर्म से लेके आपके कॉर्डेटा तक, सबके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कई सारे आपके ऑर्गन्स इकट्ठा होंगे and they will work in coordination, so that is something you have to know, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा एस्क्लेमेंटिस है ना, these are my round worms, तो यहाँ से लेके आपका कॉर्डेटा तक सबके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम आपको देखने के लिए आपको मिलेगा, देखने के लिए you will get to the organ system, right। तो ये दो टर्म्स का मतलब यहाँ पे याद रखना। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे कि कई सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट, एंड दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन के अंदर सिर्फ आपके टिश्यूज इकट्ठा होकर एज अ ऑर्गन यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये फर्क इसके अंदर आपको सबको याद रखना है। तो ये हो गया मेरा लेवल ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो ये आपको चार नाम इसमें याद रखने, चार ग्रुप्स आपको यहाँ पे याद रखने। अब हम दूसरा यहाँ पे टर्म देखते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स ओवर हियर। देन यू हैव समथिंग लाइक योर सिमेट्री। अब जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री जो आपकी होती है वो आपकी 2 से 3 टाइप की होती है। बेसिकली आपको यहाँ पे 3 टाइप की सिमेट्री आपको देखने के लिए मिलेगी एनिमल्स के अंदर। एक आपका यहाँ पे होता है असिमेट्रिक एनिमल्स, वन यू हैव असिमेट्रिक एनिमल्स। अब ये वो एनिमल्स है जिनको आप कहीं से भी कट करोगे ना आपको 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। ये वो मेरे एनिमल्स है जिनके आप कभी भी 2 इक्वल हाफ्स निकाल के नहीं दे सकते। अगर मैं आपके हाथ में एक एनिमल रख दूं और बोलूं कि इसका मुझे 2 इक्वल हाफ दो, तो आप मुझे कभी भी उसके 2 इक्वल हाफ बना के दे नहीं सकते। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज माय असिमेट्रिकल एनिमल। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो कोई आपका एनिमल है, समझो आपका अमीबा है, राइट, अमीबा समझो आपका एनिमल है, राइट। लेट्स से ये एक बेसिकली आपका आता है प्रोटोजोआ के अंदर, बट स्टिल लेट्स से एज एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसके इक्वल हाफ बना के दो तो आप नहीं बना सकते। इसका कोई वेल डिफाइंड शेप ही नहीं है, तो आप इसके इक्वल हाफ कर ही नहीं सकते। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यू हैव समथिंग लाइक योर पॉरीफेरा।
आपके जो पॉरीफेरा फाइलम होता है, जिसके अंदर सबसे बड़ी एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा स्पॉन्जीज। इनको आप कट करके आप मुझे दो इक्वल हाफ्स कभी भी दे नहीं सकते, सो दे बिकम एग्जांपल ऑफ माय असिमेट्रिकल एनिमल्स। याद रखना, असिमेट्रिकल एनिमल्स का आपको एग्जांपल रखना, दैट इज योर फाइलम पॉरीफेरा। सारे एनिमल्स जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, दे कैन नॉट हैव अ, you cannot give me two equal halves. Body cannot divide into two similar parts, and that is why they are called as my asymmetrical animals. So ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। देखिए ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप मैं आपको बीच में से कट करता हूं, then you will have two different parts, right? Same thing I can say with the dog, same thing I can say with the crocodile, but इनके अंदर आपको दो इक्वल पार्ट्स यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिल सकते। So this is going to be your asymmetrical animals. ये यहाँ पे मेरा आ गया यहाँ पे पॉरीफेरा, that's what we are पॉरीफेरा। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, फटाफट आंसर करिए, मैं आपको जो पूछूंगा उसका आंसर करिएगा। मुझे आप बताइए आपका जेलीफिश कौन से फाइलम का एग्जांपल है? सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा, ओके ठीक है। और ये एग्जांपल आपको धीरे धीरे याद होंगे, अगर अभी याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको याद होंगे। मुझे बताइए एकाइनोडर्मिटा के अंदर कौन सा एनिमल आता है? स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, राइट, ओके, बढ़िया। फिर आप मुझे बताइए आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर उन एनिमल्स के नाम बताइए जो पानी के अंदर मुझे मिलते हैं। क्रैब, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर। लॉबस्टर आपका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, राइट, ओके। अब मुझे बताइए उस फाइलम का नाम जिसके अंदर मॉस्किटो आता है। आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मुझे उस फाइलम का नाम बताइए जिसके अंदर एलिफेंट आता है। कॉर्डेटा। हाँ जी, कॉर्डेटा। ठीक है, राइट, ठीक है, ये भी सही है। मुझे उस फाइलम का नाम बताइए जिसके अंदर हमारा फार्मर्स फ्रेंड आता है। एनालिडा। एनालिडा, राइट राइट राइट, एनालिडा। देखिए हमारी पूरी स्टोरी इन सारे फाइलम के अंदर ही आपकी रहेगी। ये पूरी हमारी स्टोरी जो चलने वाली है वो इन फाइलम के अंदर चलेगी, और उसके एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, सो दैट इज, सो वी हैव टू पे अटेंशन टू द एग्जांपल्स, और उनके जो कैरेक्टर्स है वो हम यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे हो गया मेरा यहाँ पे असिमेट्रिकल एनिमल्स की हमने यहाँ पे बात कर ली। आफ्टर दैट यू हैव अ रेडियल सिमेट्री। इसके बाद अगली सिमेट्री जो मेरी यहाँ पे है, जिसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में क्या होता है ना, लेट मी जस्ट ट्राई टू गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर, राइट। तो इसमें होता क्या है, लेट्स से यू हैव वन एनिमल, आपके पास कोई एनिमल है, उसको आप कट करो, कहीं से भी कट करो आप, लेकिन आपका जो कटिंग का जो प्लेन है वो सेंटर से पास होना चाहिए। अगर आप एक एनिमल को कट कर रहे हो और उसका जो प्लेन है अगर वो सेंटर से पास हो रहा है, और पास होने के बाद अगर आपको दो आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहे हैं, then you call them as a radial symmetry. Then उसे आप बोलते हो यहाँ पे as a radial symmetry. Now let me see if I can give you the example. I don't have an example right now over here. Okay. Let's say this is a glass. Let's say this is a glass over here, right? Okay, ये glass एक example बनेगा. Let me see some other example over here. Let me show you. All right. Okay. Let's say this is a bottle over here, right? अब अगर इस बॉटल को मैं लाइक कट करता हूं, ठीक है, अब मैं इसे कहीं से भी कट करूं, इसे मैं कहीं से भी कट करूं, कहीं से भी मैं इंसिजन करूं, लेकिन जब मैं इसको कट कर रहा हूं तो मेरा इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां से अगर मेरा कट पास हो रहा है, अगर सेंट्रल एक्सिस से अगर मेरा कट यहाँ पे पास हो रहा है, देन आई शुड गेट टू आइडेंटिकल हाफ्स। देन मुझे दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलने चाहिए, और अगर मुझे वो मिल रहे हैं, देन आई विल से इट इज एग्जांपल ऑफ माय रेडियल सिमेट्री। सो रेडियल सिमेट्री के अंदर याद रखना कि जब आप उसे कट करोगे, अगर आपका कटिंग का प्लेन सेंटर से पास हो रहा है और वो होने के बाद अगर आपको दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, देन यू विल से इट इज एग्जांपल ऑफ योर रेडियल सिमेट्री। सो यहाँ पे डेफिनेशन को आप यहाँ पे देखिए, व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body gives you two identical halves, then such condition is called as my radial symmetry, right? आपका central axis से पास होना चाहिए वो आपका कट, चाहे फिर आप कहीं से कभी कट करो, आप आगे से कट करो, पीछे से कट करो, बस वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। आपको यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख सकता है,
आपके कई सारे अलग अलग साइड से लोग कट कर रहे हैं, बट जो इंसिशन है वो सेंटर से पास हो रहा है। अगर वो सेंटर से पास हो रहा है देन आई कैन एक्सपेक्ट दैट दिस इज गुड, एंड अगर उसको करने के बाद अगर मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं देन दैट इज माय रेडियल सिमेट्री। तो उसके अंदर एग्जांपल आपके यहाँ पे आएंगे निडेरियंस, दैट मीन्स सिलेंट्रेटा। देखिए सिलेंट्रेटा को इवन निडेरियंस भी कहा जाता है। देन आपका आएगा यहाँ पे टिनोफोरा, एंड देन यू हैव द एडल्ट एकानोडर्मेटा, एडल्ट एकानोडर्म्स। निडेरियंस में आप लोग जानते हो आपका आएगा एग्जांपल जेलीफिश, हाइड्रा, तो उन सब के अंदर मेरा यहाँ पे आ जाता है आपका रेडियल सिमेट्री। सो ये बात याद रखना, यू विल हैव समथिंग लाइक योर जेलीफिश एंड यू हैव अ हाइड्रा। तो ये दोनों मेरे एग्जांपल बन जाएंगे ऑफ योर रेडियल सिमेट्री। टिनोफोरा के अंदर अभी हम एग्जांपल देखेंगे नहीं क्योंकि आप उन्हें इमेजिन नहीं कर सकते, हम एग्जांपल बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे जो एग्जांपल आते हैं आप जानते हो, दे आर गोइंग टू शो यू द बायोल्यूमिनेंस, ये आपको बायोल्यूमिनेंस आपका शो करेंगे, लाइट रेडिएट ये लोग करेंगे। और एकानोडर्म की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडल्ट एकानोडर्म। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, एक चीज काफी ध्यान से याद रखिएगा कि अगर मैं एडल्ट एकानोडर्म की बात करता हूँ तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली, कि जब आपका लार्वा होता है, जब आपका स्टारफिश या कोई भी एकानोडर्म लार्वा होता है तो इट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, याद रखना कि लार्वा जब स्टेज होता है ना, लार्वल स्टेज जब आपका होता है, आई वुड से लार्वल स्टेज जब होगा किसी एकानोडर्म का, सो इट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जैसे ये एडल्ट बन जाता है, जैसे यू हैव द एडल्ट फॉर्म, एज सुन एज यू हैव द एडल्ट स्टेज, जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा देन इट विल हैव द रेडियल सिमेट्री। तो ये एक बात याद रख लेना अबाउट द एकानोडर्म्स। सो लार्वल स्टेज पे इनकी सिमेट्री अलग होती है, एंड जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो वो टाइम पे इनकी जो सिमेट्री रहेगी वो यहाँ पे अलग हो जाएगी। तो अगर आपको कोई स्टारफिश का अगर लार्वा मिलता है, अगर आपको स्टारफिश का लार्वा मिलता है तो इनिशियल स्टेज पे उसकी जो सिमेट्री होगी वो बायलैटरल होगी, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाता है ना तब उसकी सिमेट्री बदल जाती है। सो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम द सिमेट्री इज गोइंग टू बिकम अ रेडियल वन। ये पॉइंट याद रखना, ये कई बार स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। सो लार्वल स्टेज इज बायलैटरल एंड एडल्ट स्टेज इज रेडियल सिमेट्री, राइट। तो सिमेट्री यहाँ पे आपकी चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडल्ट एकानोडर्म, एडल्ट एकानोडर्म विल हैव द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, क्या रेडियल सिमेट्री आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ये तो आपको एग्जांपल आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। दिस इज गोइंग टू बी योर जेलीफिश। लेफ्ट साइड में कौन सा एग्जांपल है मेरा? लेफ्ट साइड में Hydra. राइट, बिल्कुल सी, हाइड्रा इज राइट एग्जांपल ओवर हियर, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर। देन यू हैव, हाँ अभी यहाँ पे ये पिक्चर्स पूरे तरीके से आया नहीं, कुछ ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको हमें मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है बेटा यहाँ पे, ये बेसिकली आपका एग्जांपल ऑफ योर कॉम जेली। दिस इज एग्जांपल ऑफ योर कॉम जेली, और कॉम जेली आपका एग्जांपल बन जाता है ऑफ योर, दिस बिकम्स बेसिकली ऑफ योर ग्रुप ऑफ योर टिनोफोरा। ये टिनोफोरा का यहाँ पे आपका एग्जांपल बन जाएगा। तो ये राइट साइड पे जो पिक्चर है वो एनसीईआरटी की पिक्चर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो पिक्चर आपके सामने है दैट इज अ रियल पिक्चर। तो अगर आप देखोगे इस रियल पिक्चर को, दैट इज हाउ द टिनोफोरा लुक्स लाइक। इस फाइलम के अंदर ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो दिस इज योर कॉम जेली, ये कॉम जेली का ही रियल पिक्चर है, और आप शायद आप समझ पाओगे कि क्यों ये बायोल्यूमिनेंस शो करता है, राइट। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसके अंदर कलर आपके देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। शायद अभी आपको ना दिख रहा हो, मैं एक बेटर पिक्चर आपको इसके अंदर दिखाऊंगा जिसके अंदर आप कलर देख पाओगे। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय टिनोफोरा। ये टिनोफोरा के एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये कौन सा एनिमल है? Starfish. बिल्कुल सही, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टारफिश, जो आपको ओशन में ही मिलेगी और कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। याद रखना, स्टारफिश कभी फ्रेश वाटर में कभी नहीं मिलेगी, हमेशा ओशन में आपको मिलेगी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारी आखिरी तीसरी सिमेट्री है। देखिए, हम एक बहुत बड़ी एग्जांपल है बायलैटरल सिमेट्री का। अगर वर्टिकल प्लेन में, अगर मैं बॉडी को कट करता हूँ, राइट, इफ इन अ वर्टिकल प्लेन में अगर मैं बॉडी को कट करता हूँ, देन आई विल फाइंड द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय बायलैटरल सिमेट्री। सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड
into identical right and left halves in only one plane. बट याद रखना एक ही प्लेन में मुझे उसे कट करना है, एक ही प्लेन में उसे कट करूंगा, एक सीधा एक वर्टिकल प्लेन में मैं उसे कट करूंगा तो मुझे राइट एंड लेफ्ट हाफ मुझे मिल जाएगा अलग अलग, एंड दैट इज माय बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2-4 साइड से काटेंगे और हमें 2 इक्वल हाफ चाहिए, वैसा नहीं हो सकता इसके अंदर। आपको एक सिंगल प्लेन में, वो भी वर्टिकल प्लेन में जब आप कट करते हो, यू विल गेट टू हैव 2 इक्वल हाफ्स राइट एंड लेफ्ट, एंड दैट इज योर बायलैटरल सिमेट्री, जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स में आपको देखने के लिए मिलेगी बायलैटरल सिमेट्री। So that is something you have to know. All the major group of animals are going to show the bilateral symmetry. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैब को भी हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमंस को भी 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, कोई भी एनिमल हो, उसे हम 2 हाफ में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। सो वर्टिकल प्लेन में आप कट कर रहे हो इन अ सिंगल प्लेन, सो दैट इज योर बायलैटरल सिमेट्री। तो ये है मेरे यहाँ पे 3 सिमेट्री, बायलैटरल, रेडियल एंड योर असिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री याद रखना। रेडियल में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कट कर रहे हो, यू कैन कट फ्रॉम द एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से आप कट करो, बट आपका इंसिशन सेंटर से पास होना चाहिए, आपका सेंट्रल एक्सिस से आपका कट पास होना चाहिए, एंड यू शुड गेट 2 इक्वल हाफ्स, देन यू विल कॉल दैट एनिमल एज अ शोइंग द रेडियल सिमेट्री। तो ये आपको इसमें याद रखना है, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये हो गया मेरा एक और क्राइटेरिया सिमेट्री वाला। इसके बाद now let's not move into the germinal layers right now. अब 1-2 आप मुझे क्वेश्चन करके बता दो, टेल मी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे यहाँ पे आप आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस, इनमें से कौन सा कैरेक्टर स्पॉन्जेस का नहीं है, बताइए ध्यान से। Tissue level of organization. ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप मुझे ऑप्शन 4 बता रहे हो यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर सही रहेगा। आप मुझे ये बताइए, तो स्पॉन्जेस में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है? तो ये मिलता है देखने के लिए आपके हिसाब से। अब आप मुझे ये भी बताइए कि स्पॉन्जेस के अंदर अगर नहीं मिलता सेलुलर लेवल, अगर टिश्यू लेवल नहीं मिला, तो टिश्यू लेवल किसके अंदर देखने के लिए मुझे मिल जाता है? Sir, Colentrata and Nidrea. Coelenterata and Nidaria. Ctenophora. Ctenophora and Nidarians। देखिए याद करिए, भूलिए मत इतने जल्दी। ये रहा आपका, ये हमने देखा था ना, हमने यहाँ पे, राइट। सो यू विल फाइंड योर Coelenterata and Ctenophora, इन दोनों के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आप यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको टिश्यू लेवल इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया आपसे, राइट। सो इसका भी आंसर शायद आप लोग मुझे दे पाएंगे, बताइए क्वेश्चन 2 का क्या आंसर होगा यहाँ पे? Coelenterata will be the right answer in this, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, ये भी बता सकते हो आप, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, किसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा? Option 4. अच्छा, ऑप्शन 4 कह रहे हो आप यहाँ पे। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं मिल रहा, तो कौन सा मिल रहा है इसके अंदर आपको? Organ level. बिल्कुल, will have organ level organization, this will have organ level of organization आप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, right। so that is going to be true over here, बिल्कुल सही, ठीक है। then the basic fundamental feature which enable us to broadly classify the animal kingdom, कौन से फीचर्स को हम जनरली यूज करके एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर सकते हैं? All of ये सारे फीचर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आज की डेट में समझो, आप में से किसी को समझो कृतिका को नया एनिमल मिला, तो उसे क्लासिफाई करने के लिए उसे इन सारे फीचर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी वो उन्हें क्लासिफाई कर पाएगी। सो यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देन हाँ, ये बता दो, व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body and divides the animal into 2 identical halves, it is called as what? क्या कह रहे हो, 2 या 4 बताओ, क्या कौन सा आंसर होगा? 2 होगा, राइट, रेडियल सिमेट्री। सो देखो वही डेफिनेशन आप लिखे, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स एनिमल इनटू 2 हाफ्स, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए और आपको 2 हाफ मिलने चाहिए, दैट इज योर रेडियल सिमेट्री ओवर हियर, ठीक है। क्या एग्जांपल होगा रेडियल सिमेट्री का?
Cylindrata, Jellyfisher Hydria. हाँ जी, तो वो आएगा मेरा फालम आएगा यहाँ पे मेरा सिलेंट्रेटा, राइट। तो सिलेंट्रेटा मेरा यहाँ पे एक फालम हो जाता है, राइट। उसके बाद दूसरा फालम कौन सा होगा? Ctenophore. टीनोफोरा, ठीक है, राइट हो जाएगा मेरा। और आखिरी एक और वाला, एक और कौन सा होगा मेरा यहाँ पे? Adult Echinodermata. एडल्ट एकानोडर्म्स, राइट। एडल्ट एकानोडर्म्स विद अदर टर्म, राइट, ठीक है, दैट्स आई विल गेट टू सी। फिर चलिए यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, इतने क्वेश्चंस यहाँ पे रखेंगे फिलहाल के लिए। सो ये हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है। अभी हमें इसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स देखने हैं। जैसे हमारे फीचर्स खत्म होंगे, जो कल खत्म हो जाएंगे, कल हम सारे फीचर्स कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद ऑल द फाइलम्स। इस चैप्टर में फाइलम्स को याद रखना, उनके कैरेक्टर्स को याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देखोगे तो हर एक फाइलम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल होते हैं, बाकी सबको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप उन्हें याद रख सकते हो देन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। So that is something we'll be doing tomorrow, right? So we'll be covering the remaining features. कल हम जर्मिनल लेयर, सीलम फॉर्मेशन, ये सब हम कल एक बार देख लेंगे। एक बार ये सब चीजें आपकी हो जाती है, then we can move on to the one phylum. Then we'll start doing the phylum separately. ठीक है, तो इतनी चीज याद रख लेना। एंड आपके साथ में जो असाइनमेंट विल बी लाइक 90 क्वेश्चंस असाइनमेंट, उसको आपको करके सबमिट नहीं करना है। मैं असाइनमेंट के साथ आपके साथ आंसर की शेयर कर दूंगा। प्लीज अपना टाइम निकाल के अपने हिसाब से आप उसको सॉल्व करिएगा, प्लीज डू दैट। एंड कोई दिक्कत आ रही है आंसर की के अंदर या क्वेश्चन के अंदर, देन यू कैन गेट बैक टू मी। मैं ये शेयर करूंगा फॉर प्लांट किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल, दोनों को आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे सॉल्व करके बैठिएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ टेल मी, अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक